होल डीएनए जो है वो आपका रेड डीएनए है, दिख रहा है आपको? इस रेड डीएनए पे आपका एक ब्लू कलर का डीएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक? तो जो जिस डीएनए पे आपका डीएनए बना है दैट इज नोन एज टेम्पलेट डीएनए, एंड ये आपका जो नया डीएनए बना है दिस इज नोन एज प्रोजेनी डीएनए, ठीक? तो ये आपको बेसिक याद रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज ऑकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब जरा बच्चों इधर देखना, ठीक? ये वाला कौन सा प्राइम है? 5 है ना? तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया? 3। तो ये जो डीएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। बात समझ में आई? नो सर। यस सर। अच्छा, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ बच्चे, फिर भी थोड़ा समझ लो, ठीक है? और तरीके से समझा दे रहा हूँ। सर मींस यही कि 5 से 3 बनेगा ना? हाँ नहीं, फिर भी समझ लो एक बार और, है ना? ये 5 से 3 बनेगा, ये 2 स्ट्रैंड डीएनए के, ठीक है? दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, ओके? एंड दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। ये दिख रहा है आपको? यस सर। Okay, now the new DNA synthesized. If suppose this DNA synthesizing like this and like this, okay, 2 new DNA strands are synthesized. दो नए DNA strand आपके synthesize हो गए. The direction will be of this DNA will be 5 prime here and 3 prime here. The direction is like this, 5 prime to 3 prime. Similarly, 5 prime will be here and 3 prime will be here. Direction will be let's say always DNA is formed in 5 prime to 3 प्राइम। डायरेक्शन। ओके बेटा, ये बात है, ये Yes. आपको याद। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन मिलता है। किन किन चीजों की या किन किन मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? तो डीएनए चाहिए एज अ मशीनरी, ठीक है? उसके अलावा आपको मालूम है डीएनए में लगना क्या है, ठीक? क्या क्या लगता है बेटा? डीएनए बना किस किसका होता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज्ड ऑफ सर न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर, है ना? अब जाहिर सी बात है फॉस्फेट और आपका शुगर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, और कह सकते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए, है ना? बैकबोन ऑफ डीएनए। सपोज करो दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। बोथ आर मेड अप ऑफ पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, नॉट न्यूक्लियोसाइड। बेटा न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं आता, ठीक है? पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज backbone of DNA onto which new nitrogenous base or the onto which nitrogenous base are attached. ठीक है बेटा? स्नेहा, आशना, अंजलि, यस सर। है ना? onto which nitrogenous base are attached. ओके बेटा, ठीक। So if this strand is open and to this strand new strand is formed, first of all you will require deoxyribonucleotide triphosphate, ओके? DNTPs कहते हैं इनको हम, इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये मान लो ये आपका DNTPs है। यहां पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं बेटा, व्हाट इज DNTPs। कुछ हो रहा है? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है? नो। अच्छा ठीक है। यस सर। अच्छा एक चीज समझो, पहले DNTP समझ लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, है ना? DNTP समझ में आ रहा है आपके?
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्हाट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इतना बताओ मुझे, ये पता है तो मुझे आगे बताने की जरूरत ज्यादा, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये होता है कैसे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया इसके साथ, है ना, ये हो गया। अब इसके साथ कितने फॉस्फेट जुड़े हैं? 3। 3, है ना। तो इनकी तुम्हें जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये आपका बनाने में हेल्प करते हैं न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। बिकॉज जैसे अगर मैं बात करूं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अगर नाइट्रोजनस बेस यहां पर एडेनोसिन जुड़ा है, एडी लिख दिया मैंने, तो ये कहलाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम आपने सबने सुना होगा। व्हाट इज एटीपी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी देता है। ठीक है, और साथ साथ ये काम करता है एज अ सबस्ट्रेट। तो ये 4 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। पहला जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका डीएटीपी। ठीक, इसको और समझ लेंगे आगे। दूसरा होगा आपका डी जीटीपी, तीसरा डी सीटीपी एंड फोर्थ डी एटीपी। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जीटीपी आपका ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी आपका साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड टीटीपी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये आपके क्या कहते हैं, इस फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिससे कि ये आपके एनर्जी भी दे सके प्लस सबस्ट्रेट का भी काम कर सके। जब ये एनर्जी दे देते हैं ये बदल जाते हैं आपके मोनोफॉस्फेट में, तब जाके ये जुड़ते हैं डीएनए के साथ। अदरवाइज जब तक ये एनर्जी देने के फॉर्म में रहते हैं तब तक ये ट्राइफॉस्फेट में रहते हैं। क्लियर है बात? यस सर। इसके यस सर। ये क्लियर हो गया कि हमें मेनली जरूरत पड़ने वाली है इनकी। इसके अलावा किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली, पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। कौन कौन से एंजाइम्स डीएनए के रेप्लिकेशन में लगने वाले हैं। ठीक, पहला एंजाइम जो लगेगा वो लगेगा बेटा हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है, डीएनए को अनवाइंड करता है। अनवाइंड बेटा, है ना, अनवाइंड करेगा, खोलेगा, है ना, जिससे कि डीएनए आपका ओपन होता है। दूसरा एंजाइम जो लगेगा आपका टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज का दूसरा नाम बेटा गायरेज, डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसका काम ऊपर वाले का आप लोग उस करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। दूसरा जो है हेलिकेज, इनका काम है टोपो आइसोमेरेज। देखो क्या होता है जब डीएनए आपका खुलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, टेंशन होती है, मतलब खिंचाव होता है जिसको कम करना पड़ता है। तो ये टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, इट रिलीजेस द टेंशन ऑफ डीएनए। तीसरा आपको मैंने बताया था जब मैं पीसीआर पढ़ा रहा था, ठीक, और या इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, आपका स्टेबल क्यों है, उसको आप हीट कर दो, हीट करने के बाद दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर दो, और जैसे ही कूल डाउन होगा वो दोबारा से जुड़ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए भी कुछ लगता है, मैं एंजाइम के ही बीच में उनको लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक, जिसका नाम है SSBP। ये एंजाइम में लिख दिया, हालांकि अलग आएगा। इसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड
बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या काम करती हैं, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से जुड़ जाती हैं और उनको आपस में बाइंड होने नहीं देती। अभी हम इसको समझ लेंगे कैसे काम करती हैं। दूसरा जो एंजाइम लगने वाला है वो है मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए के पॉलीमरेज बनाता रहता है बाय यूजिंग द डीएटीपी, डीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीडीपी। बात समझ में आई? इनको उठाता Yes, रहेगा sir. और डीएनए के मॉलिक्यूल बनाता रहेगा। बनाता रहेगा। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो होता है बेटा आरएनए प्राइमर। ठीक है बेटा, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है उस जगह को बताने वाला कौन होता है, प्राइमर। ठीक है, प्राइमर लगता है। ठीक, तो वहां पर आपका जाके अटैच होगा डीएनए पॉलीमरेज, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, एक और एंजाइम लगता है। तो सर डीएनए प्राइमर क्यों नहीं होता? डीएनए नेचुरली नहीं सिंथेसाइज होता है बॉडी में। हमारी बॉडी में ही आरएनए प्राइमर ही है जो कि नेचुरली काम करता है फॉर द कहेंगे बताने के लिए कि इस जगह से आपको करना, क्योंकि इसको अलग हो जाना है किससे, डीएनए के स्ट्रैंड से। सिंथेसिस में सिर्फ आपका डीएनए रहेगा, आरएनए आपका अलग हो जाएगा, कॉम्बिनेशन होना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। अगला है डीएनए लाइगेज। जहां जहां कहीं गैप रह जाते हैं या फिर सही से जुड़ा नहीं होता है वहां पर जोड़ने के लिए आपका एंजाइम रहता है डीएनए लाइगेज, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो मेन एंजाइम कौन से हैं आपके, हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, पॉलीमरेज, एसएसबीपी। लाइगेज। मैं इस एसएसबीपी को यहां से काट दे रहा हूं, दिस इज नॉट द एंजाइम। ओके, एसएसबीपी इज जस्ट आर प्रोटीन्स, दीज आर नॉट enzyme, remember? Yes sir. SSBP are not enzyme, these are proteins required for to inhibit the rewinding of DNA. Suppose this is the DNA, this is the DNA. After unwinding, suppose this get open, है ना, ये वाला ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड टूटता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एडेनिन और थायमिन में अट्रैक्शन बहुत होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि आपके कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रैंड से बाइंड हो जाती हैं, दिख रही हैं ये, जब सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड हो जाती हैं तो दोनों स्ट्रैंड को क्या नहीं होने देती, जुड़ने नहीं देती। ये काम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का। समझ में आया? अब इसको और समझेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया है। ठीक है, स्लाइड दिख रही है आपको? यस। ठीक, सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है दैट इज द आरएनए प्राइमर। सबसे पहले जो जरूरत है ना, एक आरएनए प्राइमर की जरूरत है जो सिंथेसाइज होगा। उसको सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है आरएनए प्राइमेज। इसको चाहे याद रखो नहीं रखो क्योंकि ये इतना वो नहीं है, मेनली आपका क्या है याद रखने के लिए, आरएनए प्राइमर। ठीक, प्राइमर से प्राइमेज बना, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। ठीक है, अब इसी की प्रेजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों रिक्वायरमेंट है आरएनए प्राइमर की? क्योंकि आरएनए प्राइमर की प्रेजेंस में आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो रखे हुए हैं, ध्यान है हमने सबसे पहले जो चीज बताई थी, उनको ज्वाइन कराएगा एक दूसरे के साथ और क्या बनाएगा, नया स्ट्रैंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो बच्चे, जब तक आरएनए प्राइमर, ये हम दो स्ट्रैंड बना रहे हैं या फिर उधर पे ले चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ये जुड़े हुए हैं कंप्लीटली, मैंने नहीं दिखाया कि पता नहीं लगेगा दो स्टैंड है। ठीक है, ठीक, अब ये सेपरेट हो गए हैं। ठीक,
सेपरेट। अगर इन पे नया डीएनए बनना है तो सबसे पहले आके ज्वाइन होगा आपका एक एंजाइम जिसका नाम, या एक प्राइमर जिसका नाम है आरएनए प्राइमर। ठीक, एक इधर ज्वाइन हो गया और एक इधर ज्वाइन हो गया। ठीक, तो अब यहीं पर आपका आके अटैच होगा मेन एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए प्राइमरी है जो बताएगा डीएनए पॉलीमरेज को कहां पर आके अटैच होना है। बात समझ में आ रही है? जहां पर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा वो बन जाएगा उस डीएनए का 5' अरे ग्रेट, वेरी गुड। कौन सा बन जाएगा? 5 प्राइम। ठीक है बच्चे, अब ये वाला डीएनए क्या करेगा? ये इस डायरेक्शन में नया डीएनए बनाएगा। तो ये हो गया उसका 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्राइम। ये सिमिलरली यहाँ से वेरी ठीक है। अब हमें इतना समझ आ गया कि डीएनए के सिंथेसिस के लिए आरएनए प्राइमर का होना बहुत जरूरी है। आरएनए प्राइमर को बनाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है आरएनए प्राइमेज। ठीक है, यस और सर। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आपका आरएनए प्राइमर की पोजीशन पे आके अटैच होता है। ठीक है, जहां पर वो रहेगा। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, डीएनए आपका कंटिन्यूअसली बनता रहता है आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को हम बहुत ही गौर से देखेंगे। ठीक है, ये देखें आप, ये स्ट्रैंड आपको यहां से लेकर यहां तक जो बन रहा है, ठीक, और एक स्ट्रैंड जो ये बन रहा है, ठीक है, ये इधर इधर इस डायरेक्शन में, आपको दोनों में कुछ फर्क नजर आएगा। हाँ बताओ। डायरेक्शन का एक इसमें रेड है। अच्छा, रेड रेड है, वेरी गुड। और अच्छा चलो इधर देखते हैं, इस वाले को देखो, ये थोड़ा और आसान है। इसको देखो, ये ऊपर जो बनना है ना नीले रंग का, कंटिन्यूस है। हाँ वेरी गुड। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो बन रहा है इसमें क्या है, कोई गैप नहीं आ रहा, लगातार बन रहा है। देखो बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम लगातार बन रहा है। और जो ये वाला स्ट्रैंड है इसमें क्या हो रहा है, गैप्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो दो तरीके से स्ट्रैंड बनते हैं। एक स्ट्रैंड जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस बनता है जिसमें कोई गैप्स नहीं आते, ठीक है, वो कहलाता है आपका लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग, वेरी गुड, है ना। और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो आपका क्या होता है कि उसमें गैप्स आते हैं जिसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। और या फिर इसका दूसरा नाम ने दिया नहीं, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, वो आपका लैगिंग। हाँ बेटा, ठीक। और इनको देखा था पहली बार एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रिजी ओकाजाकी। इसीलिए ये जो फ्रेगमेंट टाइप के बनते हैं डीएनए के दूसरे स्टैंड पे, इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है बेटा, इनको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हालांकि दोनों का डायरेक्शन का सिंथेसिस सेम रहेगा, मगर एक जो बना है वो तो कंटिन्यूअस बना, जिसको हमने कह दिया लीडिंग स्ट्रैंड। एक बन रहा है आपका डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, जिसको हमने कह दिया लैगिंग स्ट्रैंड। और फ्रेगमेंट को नाम दे दिया उस साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने लैगिंग स्ट्रैंड को बनते हुए दिखाया या बताया। वो साइंटिस्ट थे आपके ओकाजाकी, इस वजह से इसका नाम पड़ गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है बेटा? यस सर। गुड। अब यहां पर देखें आप, ये लैगिंग स्ट्रैंड बना क्यों? देखो बेटा, यहां पर आप देखेंगे, इन्होंने पूरा नहीं दिखाया, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक प्राइमर आके जुड़ता है जिसका नाम आरएनए प्राइमर। ठीक, उसके बाद यहां पर लाल लाल जो आशना या स्नेहा में से कोई कह रहा था, है ना, आपने देखा कि दोबारा से कोई रेड कलर का स्ट्रक्चर नहीं जुड़ा है जिसको हम आरएनए प्राइमर कह रहे हैं। ऊपर दिख रहा है आपको कहीं इस वाले स्टैंड में? देखो, नो, यानी कि आरएनए प्राइमर एक बार जुड़ा और उसके आगे से डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करा, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। पर लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज कई बार जुड़ता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार डीएनए के सीक्वेंस बनते हैं और बार बार बनने की वजह से क्या होता है, आपके डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे समझते हैं अब। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बने हैं, बेसिकली इनको जोड़ने का काम जो होता है वो होता है एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डीएनए लाइगेज है ये क्या कर रहा है, ये जो भी गैप्स हैं वहां पर नए या फिर वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से रह गए थे उनको जोड़ के पूरा कंप्लीट कर देता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया लाइगेज टाइप। ठीक है, मान लो कि आपका डीएनए जो था वो आपका कैसा हो गया, सिंथेसिस हो रहा है या हो गया है ड्यूरिंग एप्लीकेशन, है ना। तो कई बार चांसेस क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रैंड है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा, नीचे टी। वेरी गुड, यहाँ जी है तो यहाँ सी, यहाँ सी है तो यहाँ जी, यहाँ ए है तो यहाँ टी। अब मान लो यहाँ पर जी आ गया है, ठीक है, बनते टाइम, तो ये दैट इज मिस्टेक, है ना, ये मिस्टेक हो गया, है ना। तो क्या होता है डीएनए, अब ये मिस्टेक क्या हुआ, बिकॉज रॉन्ग बेस आपका इंट्रोड्यूस हो गया नए स्टैंड में, अटैच हो रहा है। बस ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, बेसिकली जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज भी करता है और चेक भी करता रहता है कि भाई कोई गलत बेस तो नहीं जुड़ गया। बात समझ में आ रही है? Yes, बेस sir. बनाता भी रहेगा, डीएनए बनाता भी रहेगा और ये भी चेक करता रहेगा कि कहीं कोई गलत बेस तो नहीं जुड़ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रूफ Reading. रीडिंग। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी गलत बेस जुड़ने का मतलब ये है कि आप में म्यूटेशन हो जाएगा। तो सही हो जाता है फिर ये? हाँ, इसको निकाल देता है फौरन ही, जी को निकाल देगा जी, और फिर उसकी जगह कौन सा बेस आ जाएगा आपका, और टी को ला देगा। एक्सीलेंट, टी, है ना, टी आ जाएगा। ये होता रहता है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि आप दिन भर हम लोग घूमते हैं सनरेज में, कई बार यूवी रेस का भी एक्सपोजर मिलता है, तो कहते हैं यूवी रेस से कैंसर होता है, आपने सुना होगा। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि यूवी रेस में आप गए और फौरन आपको कैंसर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, अगर बेस आपका गड़बड़ हो भी गया है तो उसको फौरन डीएनए को रिपेयर करा जाता है। रिपेयर मैकेनिज्म भी आपका बॉडी में, किसी भी रेस की वजह से आपका डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं तो रिपेयर भी हो जाता है ना। जब एक्सिस में हो जाएगा तब डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आप किसी को भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, तो हम इसको और डीएनए के एंजाइम को और समझेंगे। अभी आपको मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि क्या क्या हो रहा है। डीएनए के स्ट्रैंड बन रहे हैं दो, ठीक, एक बन रहा है बेटा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक बन रहा है डिसकंटिन्यूअस, एक को, है ना, एक को हम लीडिंग कह रहे हैं, एक को हम लैगिंग कह रहे हैं। लैगिंग वाले को नाम दिया गया, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको नाम दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, अगर डीएनए बनते टाइम ध्यान रखना, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, है ना, अगर डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई गलत बेस जुड़ जाता है तो क्या होता है, फौरन ही उसकी क्या हो रही होती है, प्रूफ रीडिंग, है ना। जैसे कि मान लो कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, है ना, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में क्या करते हो कि एग्जाम होने के बाद आप फौरन सबमिट नहीं करते, आप क्या करते हो, एक बार उसे पढ़ते हैं कि कहीं कुछ, हाँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, है ना। तो सिमिलरली वो कहलाती है बेटा प्रूफ रीडिंग, एक बार और देख लो, है ना। तो क्या होता है कि सिमिलरली हमारा डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए हमारा सब कुछ है, इसमें गड़बड़ तो सब गड़बड़, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, रॉन्ग बेस अगर आ गया है तो उसको निकाल देता है और सही बेस को लगा देता है, ये कहलाता है प्रूफ रीडिंग। ये करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और लगातार ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये क्या करता रहता है, डीएनए को रिपेयर, प्रूफ रीडिंग भी ये करता है और रिपेयर भी करता है। ठीक है बेटा, समझ में आई सबको बात? यस सर। ठीक है, अब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, जैसे कि इकोलाई है, इकोलाई का जो रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, केवल उसके 18 मिनट्स लगते हैं और वो रेप्लिकेशन आपका
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और हर सेकंड इसमें कितने बेस पेयर जुड़ते हैं? 2000. आशना बोल रही है। Yes, 2000. sir. अब जरा 18 मिनट में जोड़ के बताओ कितना लॉन्ग डीएनए है इकोलाई का? So 111.111. मेरे बाप रे बाप, 111.111 कैसे निकाला? किस हिसाब से निकाला बेटा, थोड़ा सा So मैंने बताएंगे? डिवाइड कर दिया. अरे वाह, वेरी गुड, डिवाइड कर दिया, जबकि मल्टीप्लाई होना था यहाँ पे, खत्म ही कर दिया बेचारे को तुमने। 18 एक सेकंड में 2000 बेस पेयर जोड़ रहा है। ठीक है आशना? ओके सर, इनटू करना है वो, एक सेकंड में इतना तो 18 मिनट्स में कितना? पहले है ना? पहले आप 60 सेकंड में निकालेंगे, ठीक, यानी कि 60 सेकंड में निकालने के बाद 1 मिनट में आ जाएगा। अब 1 मिनट का निकाल दो उसको। 216000. चलिए, वेरी गुड। मैंने इस तरीके पूछा कि आपका दिमाग चलता रहे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि इकोलाई में कितना कैसे रेप्लिकेशन होता है। जितना छोटा सेल होगा उतनी तेजी से वो रेप्लिकेट करके आगे बढ़ जाएगा। और डीएनए का रेप्लिकेशन, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे वो यूकैरियोट सेल हो, कोई सेल हो, है ना, बेसिकली अगर देखें तो कौन सी फेज में होना है? S phase. एस फेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज। इसीलिए सिंथेसिस फेज कही जाती है। आपको पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में इंटरफेज की 3 फेज हैं, G1 फेज, एस फेज एंड SNG2. एस फेज का नाम सिंथेसिस फेज होता है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक, अब मान लो इसके बाद कौन सी फेज में जाएगा सेल? M phase. एम फेज में, यानी कि माइटोसिस फेज में। यहाँ पर जो सेल होगा वो 1 से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो डीएनए आपका सिंथेसाइज हो गया, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। Yes हाँ या sir. ना? है ना? अब अगर डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है Yes, और sir. सेल डिवाइड हुआ नहीं, ठीक, एक सेल ये है जिसमें डीएनए ये था, अब ये एस फेज में गया, इसमें डीएनए ये हो गए। क्लियर, अब इसका काम क्या है कि 2 सेल बने, एक डीएनए का यहां चला जाए, एक डीएनए यहां चले जाए। अब मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. अब मान लो ऊपर वाला प्रोसेस तो हुआ, ठीक, पर नीचे वाला प्रोसेस नहीं हुआ, यानी कि सेल डिवीजन नहीं हुआ। ये अगर नहीं होता है, ये कहलाता है आपका Polyploidy. Polyploidy. है ना, है ना, क्योंकि वहां पर क्या था, ये 2n था, और अगर एक और बना तो ये हो सकता है 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, 6n हो जाए। पॉलीप्लॉइडी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट फूड प्रोडक्ट आपने पढ़ा है चैप्टर ये? आपने वीट पढ़ा होगा, हेक्सापोलाइड वीट, अगर याद आ रहा होगा आपको, तो वहां पर पॉलीप्लॉइडी का इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए। अगर सेल डिवीजन हो रहा है, नहीं हुआ है, और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, या किस में बदल जाएगा? Polyploidy. Polyploidy. ठीक है, Yes sir. चलिए, ठीक है, 1 सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है। ठीक, तो रेप्लिकेशन आपको समझ में आया? एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं किस तरीके से दोबारा से, है ना, उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट दिया था जिसको हम लोग एक एक एंजाइम के साथ देख लेंगे। ठीक, ये आपका डीएनए है, ठीक है, Yes sir. Yes ठीक है। sir. अब एंजाइम सबसे पहले कौन सा लगने वाला है? RNA prime. एंजाइम बेटा, Heligase. Heligase. तोड़ेगा सर वो. आरएनए प्राइमर इज नॉट एंजाइम। ध्यान रखना, एंजाइम कौन कौन से? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज एंड डीएनए लाइगेज, DNA polymerase. ठीक है, ये क्या काम करता है? हेलिकेज, दिस विल अनवाइंड द डीएनए, डीएनए को खोल देगा। अब पहला स्ट्रैंड देखो, इसको ओपन कर दिया, बाकी तो आपके ये ओपन हो गया, बाकी आपका वैसे ही, ठीक है।
अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक, अब यहाँ पर आके आपका चिपक गया, कोई किसी भी कलर का बनाता है, ये आपका यहाँ पर पहला आया एंजाइम हेलिकेज। ठीक है, अगला फौरन ही जैसे हेलिकेज खत्म होगा, जैसे हेलिकेज अनवाइंडिंग कर दी, दूसरा एंजाइम आके लग जाएगा टोपो आइसोमरेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम, स्टेप याद रखना। है ना, टोपो आइसोमरेज सेकंड एंजाइम जो आपका लगेगा टोपो आइसोमरेज लगेगा। ठीक, अब ये टोपो आइसोमरेज क्या करता है बेटा, रिलीज द टेंशन ऑफ डीएनए। ठीक, जैसे ही टोपो आइसोमरेज आपके लग जाएंगे, अब ये क्या कर, इतना खिंचाव होता है कि दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड करने का सोचते हैं, तो उनको बाइंड करने के से कैसे रोका जाए। अब यहां पर आते हैं आपके SSBP। वेरी गुड, क्या आते हैं बेटा, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन। SSBP, ये लग गए इनके SSBP, ये चिपक गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इट इनहिबिट द रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए को दोबारा से जुड़ने से रोकते हैं। ठीक, अब SSBP जुड़ गए, अभी क्या होगा यहाँ पर, अब आएगा आपका मेन, जिसको हम बिना उसके सिंथेसिस नहीं हो सकता, दैट इज डीएनए। उससे पहले क्या आएगा बेटा, आरएनए प्राइमर। वेरी गुड, अब ये आरएनए प्राइमर आके, मतलब हाँ बेटा, सर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं ना, मतलब आरएनए प्राइमर के बिना डीएनए पॉलीमरेज कुछ काम नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता सिंथेसिस। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। आरएनए, यस सर, ओके। क्या मतलब सर स्टार्ट तो ये करेगा ना, फिर आगे डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट करेगा हमारा। एक मिनट बेटा, बंद कर, सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, दोबारा बोलना बच्चे। सर मतलब ये आरएनए प्राइमर जो है, पहले स्टार्टिंग तो यही करेगा ना, फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना वर्क स्टार्ट करेगा, इसके बाद हाँ, उसके बाद मतलब आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा, उसके बाद ही आपका डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, उससे पहले वर्क नहीं करेगा। ये कहना है, आप सही कह रहे हैं। ओके सर। कौन था बच्चा ये, अंजलि बोल रही थी, वेरी नाइस अंजलि, बिल्कुल सही कह रही है अंजलि, कि जब तक आरएनए प्राइमर आपका अटैच नहीं होगा तब तक आपका डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता। पीसीआर में हमने याद होगा कि दो आपके प्राइमर लगते थे, एक रिवर्स प्राइमर, एक फॉरवर्ड प्राइमर, याद आ रहा है बच्चों? यस सर। ये दोनों का काम क्या होता था कि भाई डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज था उसको अटैच कराना और उसके बाद एक्सटेंशन कराना। ठीक है, अभी यहां तक समझ में आ गया कि हमारा आरएनए प्राइमर अटैच हो गया है। अब आएगा आपका एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और डीएनए का नया स्ट्रैंड आपका सिंथेसिस होना, बनाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये इस डायरेक्शन, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, ठीक, और एक इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। ठीक, अब क्या होता है, आप जब ये अनवाइंडिंग होती है डीएनए की, यहाँ इस वाले स्टेप पे लेके चल रहा हूं आपको, पहले वाले स्टेप पे, इतना आपको समझ में आ गया। अनवाइंडिंग होती है तो आप देख सकते हैं एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहते हैं? हाँ, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेशन वहां पर होगा जहां पर एक साइट होगी जिसकी हम बात कर चुके हैं, याद करो, ठीक है, ORI साइड या ओरी साइड, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपका रेप्लिकेशन शुरू होगा, है ना।
यहीं पे आके आपका हेलिकेज आएगा, यहीं पर आपका आरएनए प्राइमर आएगा, यहीं से आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा। मतलब जो भी एंजाइम लगने हैं इसी साइट पे लगने हैं। ठीक है बेटा, सबके समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. है ना? अब यहीं पर हम जब देख ही रहे हैं तो इनका प्राइम भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक बनेगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस डायरेक्शन में। ठीक है, जाना सबको 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। ठीक, ये आपका एक बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड, एक बनेगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्वेश्चन तो सर ये दोनों स्ट्रैंड फिर कट क्यों नहीं हो रहा है? मतलब क्या बच्चे? सर जैसे ये एक दोनों स्ट्रैंड लीडिंग लैग क्यों नहीं हो हो रहा रहे? है। दोनों हाँ लीडिंग सर। क्यों नहीं हो रहे? एक्चुअली क्या है कि ये जो एक स्ट्रैंड है ना, मान लो इधर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्राइमर अटैच हो रहा है, ठीक है, ये अटैच हुआ, ठीक, ये सिंगल टाइम अटैच होता है, ठीक, इस स्टैंड पे। और दूसरे स्टैंड पे क्या होता है कि 3 उल्टा होने की वजह से, उल्टी डायरेक्शन होने की वजह से इसको कई बार अटैच होना पड़ता है। और ये जितनी बार अटैच होगा उतनी बार दोबारा से डीएनए को आना पड़ेगा। इस बीच क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स छूट जाते हैं, कुछ नाइट्रोजन। जो बात कह रहे हो यही कह रहे हो कि भाई एक डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है कि एक में तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आसानी से आ जाएगा, दूसरे में अपोजिट हो रहा है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, लेकिन सर मजबूरी है ना सर डीएनए की, क्योंकि दोनों प्राइम एक से तो मिल नहीं सकती, क्योंकि एंटी पैरल होती हैं। एग्जैक्टली मजबूरी है, तो उसको कई सारे लगेंगे। क्योंकि 5 to 3 चल रहा है हमको रेप्लिकेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है। और मतलब मजबूरी में मिलता है हमको 3 to 5, तो इसलिए तो ऊपर उसको जाके सही सर करने के लिए कई बार आरएनए प्राइमर जुड़ता है, ऊपर जाके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब इनको कंप्लीट करने के लिए एंजाइम लगता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। ठीक है बेटा? यस सर। अब जरा इसको समझो, ठीक है, आपका जो डीएनए है, ठीक, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक, इसको हमें समझ में आ गया कि भाई एक स्ट्रैंड नया बनेगा, एक स्ट्रैंड आपका पुराना बनेगा। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के? यस हाँ है ना? Yes, sir. है ना? आ गया होगा, बहुत इजीली आ गया होगा। अभी क्या, इसको प्रूव करना था। प्रपोज किसने करा था? वाटसन एंड क्रिक ने। प्रूफ किसने करा? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। तो इसके लिए दो दिग्गज साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेसेल्सन एंड स्टॉल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट से बताया कि भाई कि जो डीएनए होता है उसमें एक स्ट्रैंड होता है पुराना होता है, एक स्ट्रैंड होता है नया होता है रेप्लिकेशन के बाद। ठीक है, ये बताया। इसको बताने के लिए उन्होंने क्या बनाया? आपके कल्चर मीडिया लिए इकोलाई के। ठीक है, तो दो कल्चर मीडिया इकोलाई के, मतलब कि आप समझे, इसमें यहां पर दिख रहा होगा आपको, एक मिनट बेटा, है ना, इसमें दिख रहा होगा एक ये है फ्लास्क और एक ये है फ्लास्क, दो फ्लास्क दिख रही हैं। यस सर। इसमें उन्होंने मिलाया, इस फ्लास्क में NH15Cl यानी कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लिया। N14 इज नॉर्मल नाइट्रोजन और N15 इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो वाटर लिया, वाटर में इन्होंने ये सॉल्ट मिक्स करा जिसका नाम है NH4Cl और N कैसा है? रेडियो एक्टिव, या सॉरी हैवी आइसोटोप। इसको इसमें मिक्स कर दिया और इसमें अलाउ करा इकोलाई को ग्रो कराने के लिए। इसमें इकोलाई आपके ग्रो होने लगे। सिमिलरली दूसरा उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने रेडियो या फिर कहना चाहिए हैवी आइसोटोप नहीं लिया, N14 सॉल्ट लिया और इसमें भी इकोलाई को ग्रो कराया, इसमें भी। ठीक, और जब दोनों में इकोलाई को ग्रो कराया, ठीक, दोनों में उन्हें डिफरेंस दिखा। पहले में डिफरेंस क्या दिखा कि जिसमें N15 वाला मीडियम यूज करा था उसमें डीएनए कैसा हो गया? हैवी। एक एक चीज को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है। डीएनए कैसा हो गया? हैवी, बिकॉज जो नाइट्रोजन यूज हुआ था वो कैसा था? हैवी। ठीक है, अब जो दूसरा था
जिसमें N14 वाली फ्लास्क थी उसमें इकोलाई को ग्रो कराया, तो इकोलाई के जो नए नए डीएनए बने वो कैसे बने? लाइटर। लाइटर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करें, डेंसिटी के हिसाब से अगर आप सेंट्रीफ्यूग करें तो क्या होगा? हैवी वाला नीचे रह जाएगा, लाइटर वाला ऊपर आ जाएगा। ऊपर। ये बात तो सबको पता है। यस सर। इस तरीके से यस हम लोग सर। दो या फिर दो तरीके के डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं कि भाई हैवी वाले नीचे बैठ जाएंगे और लाइट वाले ऊपर रह जाएंगे। अभी इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है? पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंट करा किस किसने? मेसेल्सन और स्टॉल ने। स्टॉल। ठीक है, मेसेल्सन स्टॉल ने करा। यूज कौन सा बैक्टीरिया किया? मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, दैट इज इकोलाई। ठीक है, इकोलाई। क्या क्या लिया? एक फ्लास्क में उन्होंने हैवी NH4 के हैवी आइसोटोप लिया, मतलब नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप को डाला, उसमें इकोलाई ग्रो कराया। दूसरे में सिंपल लिया, उसमें इकोलाई को ग्रो कराया। जिसमें N15 डला हुआ था या N15 NH4Cl डला हुआ था, उनके डीएनए कैसे हो गए? हैवियर हो गए। जिनमें Heavy. नहीं था, वेरी गुड, जिसमें नहीं था N15, उनके डीएनए कैसे हुए? लाइटर, है ना। अब ये दो टाइप के डीएनए आपके सेपरेट हो सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करा किसमें? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ये तरीका आपको याद रखना है। डेंसिटी ग्रेडियंट तो करा था, किसमें करा था? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। इतना समझ में आया बच्चों? Yes, sir. यस ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत आए कि सर नहीं समझ में आया है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या है? अच्छा, वो सवाल किसने लगाए थे? क्वेश्चंस आशना, स्नेहा, अंजलि, किसने लगाए थे क्वेश्चन? सुबह बता, अभी बता रही थी बच्चे मुझे। कौन बता रहा था? स्नेहा ने लगाए थे? अंजलि ने? ओके, जस्ट अ मिनट। अंजलि ने लगाए थे ना बेटा? अंजलि चली हुई है, लो कोई बात नहीं। ठीक है, इकोलाई सेल को, ठीक, अब देखो हमें मालूम है जिसमें हमने N15 यूज करा था उसके डीएनए हैवी थे, और जिनमें N14 यूज करा था उनके डीएनए आपके लाइटर थे। ये चीजें हमें पता है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। आप क्या करा एक्सपेरिमेंट में? Yes, sir. समझो, उन्होंने इकोलाई को निकाला किसमें से? N15 मीडियम से। ठीक, ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम को। अच्छा, एक बात समझो, एक बात बताओ, कौन बताएगा यहाँ पर कौन कौन है? अभी अभी सिर्फ 6 में से 4 लोग हैं, अरुण, आशना, भानु, स्नेहा। ठीक है, अरुण है, आशना है, भानु है, स्नेहा है। आप लोग मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन क्यों यूज करा है? NH4Cl क्यों यूज करा है? डीएनए में कुछ होता है नाइट्रोजन का बना हुआ? Nitrogenous base. बस वही रिक्वायरमेंट है ना नाइट्रोजनस बेस की, है ना। तो जिनमें नाइट्रोजनस बेस सब में बने होंगे, दोनों इकोलाई में। कुछ में नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा? N15. वेरी गुड। और जिनमें हमने ग्रो कराया होगा N14 वाले में, उनमें नाइट्रोजनस बेस में क्या होगा? N14। N14. ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है, जी सर। है ना। अब इन्होंने क्या काम करा? जिस N15 वालों को ट्रांसफर कर दिया किसमें? N14 में। अभी N14 में ट्रांसफर करने के बाद 20 मिनट बाद उन्होंने देखा एक जनरेशन कंप्लीट हो गई, एक जनरेशन। उन्होंने क्या काम करा? अब वहां से निकाला
क्या? सेल को। ठीक, सेल से डीएनए निकाला और उसके बाद उसकी डेंसिटी ली। डेंसिटी कैसी आई? ना हैवी हाइब्रिड आई ना लाइट आई। ध्यान से सुनना, ना हैवी आई ना लाइट आई। डेंसिटी कैसी आई बेटा? हाइब्रिड Intermediate. हाइब्रिड, इंटरमीडिएट, हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि जो नए सेल बने उन्होंने कौन सा मीडियम यूज करना शुरू कर, नया डीएनए जो बना उसने कौन सा मीडियम यूज करना शुरू कर दिया? मतलब N14। हाँ बताओ, बोलो बोलो बोलो। दोनों एक एक स्टैंड बन रही थी, दोनों की तो इक्वल बनने थे दोनों। हाँ जाहिर सी बात है, इक्वल बनने थे। अभी मैं आपको बताऊं, अभी हम इसको पीछे ले चल रहे हैं जहां पर हमने व्हाइट बोर्ड पे ले चल रहे हैं। सिंपल सी बात है ना? अब ये देखो बेटा, जरा इधर देखना, ये रेड वाले हैं, रेड दिख रहे हैं आपको? जी सर। Yes, रेड sir. स्टैंड, रेड स्टैंड आपके समझ लो N15 पे ग्रो कर रहा है। N15 पे ग्रो कराएंगे तो सारे के सारे कैसे बनेंगे? N15. N15 या फिर अरे यार रेड रेड बनेंगे। ठीक है, ठीक, ये रेड बन रहा है। ठीक है, अब इनमें से एक सेल को, एक को ले लो, बस एक को ले लो, वन, ओनली वन, इसको ले लेते हैं। इसको हमने क्या काम करा, अगली स्लाइड पे देखेंगे कि हमने एक को अलाउ कराया कि आप ग्रो किस में हो? N14 में। ठीक, अब जी। N14 में क्या होगा कि अब इनमें, हाँ बेटा, हाइब्रिड बनना शुरू होगा। जो नई एक स्टैंड आई स्टैंड, हाँ नई स्टैंड आएगी, यानी ग्रीन वाले आपके आएंगे बीच में। एक स्टैंड तो पुरानी रहेगी, रेड वाला कैसा है? N15, और नया वाला कैसा है? N14। दूसरे वाले साथ भी यही होगा। ठीक, अब ठीक है, अगर इसको दो और N14 पे ग्रो करूंगा तो अब कैसे बनेंगे? ग्रीन वाले पे नया ग्रीन बनेगा, पर बना नया ही, ठीक है, पुराना नहीं है। ठीक, और रेड वाले पे भाई एक तो पेरेंटल बन जाएगा ना। जी, इस पे भी ग्रीन ही बनेगा। वेरी गुड, इस पे ग्रीन बनेगा। अब अगेन ग्रीन वाले पे ग्रीन ग्रीन, है ना? ठीक, अब फिर रेड आएगा, रेड पे ग्रीन। रेड भी ग्रीन। अब जरा एक बात बताओ मुझे बच्चों, है ना, बिल्कुल लास्ट बात बता रहा हूं, है ना, इसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। ये आपका टोटल कैसा था? N15। टोटल जैसे आपने इसको उठाया था, ये पूरा जी। दोनों स्टैंड इसके N15 के थे। ठीक, जब एक जनरेशन हो गई, ठीक है, तो कितना परसेंट आपका हैवी रहा, हैवी आइसोटोप? 50. चार में से, वेरी गुड, 50%। ठीक, अब आप दूसरी जनरेशन में गए, सेकंड जनरेशन में, देखें आप जल्दी बता, कितना? 25%। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या क्या है कि जैसे जैसे हम लोग जनरेशन बढ़ते जाएंगे, है ना, उसी तरीके से उसका हाइब्रिड भी कम होता जाएगा, हाफ होता जाएगा। 100, 50, 25। अगली जनरेशन में अगर इसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो करा जाएगा तो फिर 12. फिर अगली जनरेशन में 6.25। बात समझ में आ रही है? तो हाइब्रिडनेस कम हो जाती है। अभी उन्होंने क्या देखा कि जो एक्सपेरिमेंट बता रहे थे बेटा, ये लोग जो ये एक्सपेरिमेंट बता रहे थे, उन्होंने उसमें देखा। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ हाँ सर मतलब जैसे 1 से 2 स्टैंड बनी थी, ठीक, फिर 2 से 4 स्टैंड बनी थी जी, सर, 4 स्टैंड से 16 स्टैंड बनेंगे ना बिल्कुल। सर? 16 बनेंगे ना? 8। हाँ 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 हाँ, ओके, थैंक यू सर। हर स्टैंड अपने ऊपर एक नया स्टैंड बनाएगा। ठीक है, 16 हो जाएंगे। अब इसको देख लो, 4 हैं, 4 के ले लो, ये चारों 4 खुल जाएंगे, ये 4 डीएनए बन गए, 4 डीएनए बन गए। स्टैंड कितने हो गए बेटा? स्टैंड इस समय 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। 8 पे कितने डीएनए, कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे। तो और 4 से आपके 8 डीएनए बनेंगे बेटा। सर 4 से 8। 4 से 8 डीएनए बनेंगे। सर टोटल तो 16 हो जाएंगे ना फिर?
अरे इसको टोटल बना के 16 हो देखिए, जाएंगे। एक मिनट रुका, इसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक, ये आपका एक छोटा सा, अब उसको हाइब्रिड को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, हाइब्रिड मत समझना। ठीक, सर छोटा ये ले देखो, लीजिए, आएंगे नहीं इस पे। आ जाए, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। अच्छा रुको एक मिनट, एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक है, अरे मार्कर काम नहीं करता मुझसे। चलिए छोटा ले लेते हैं, सही कह रहे हो, आएंगे नहीं, है बहुत छोटे छोटे बनाए। जी सर। एक बनाया ये, जी। 2 बनाए, 3 बन गए, और ये आपके 4 बन गए। 4। ठीक है, अब इनके तुम एक काम करो, इनके स्टैंड सेपरेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 स्टैंड हो गए। जी। हर स्टैंड के ऊपर एक डीएनए बना दो। टोटल डीएनए कितने बन गए? सर 8 डीएनए और 16 स्टैंड। 16 स्टैंड, 16 स्टैंड 8 डीएनए। ठीक है, अब सही क्लियर है बात? जी सर। बस यही बात थी। तो वापस आते हैं उनके एक्सपेरिमेंट पे, चलते हैं थोड़ा सा, लास्ट में एक्सपेरिमेंट समझ लें क्या कहना चाह रहे थे वो। उन्होंने जो काम करा, दिख रही स्लाइड बेटा ये वाली? यस सर। Yes, sir. ठीक, इन्होंने क्या काम करा, N15 में से उठा के किस में डाल दिया, N14 में सिंगल, तो उसमें बीच में जो आए हाइब्रिड आए। ठीक, और जो हम बात कर रहे थे तो 50% था। जैसे जैसे उन्होंने N14 में लगातार ग्रो करते रहे, आपके हैवी आइसोटोप या हैवी डीएनए कम होते रहे। ठीक है, जिसमें आप यहां पर देख लें, यहां पर क्या है, हाइब्रिड कितना है, कम हो गया है ना, यहाँ पर हाइब्रिड कम हो गया। यहाँ पर तो 100% हाइब्रिड था, यहाँ पर कितना रह गया हाइब्रिड? 50. फिर 50%। 25. अब फिर आगे बढ़ोगे तो 25, इस तरीके से आपका रहता है। तो इसको बताया किसने? मिचेल्सन एंड स्टॉल ने। इसमें सवाल आप याद रखें कि मिचेल्सन स्टॉल ने करा था, और क्या क्या चीजें यूज करी थी वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो आपका जो मीडियम यूज करा था, एक में उन्होंने हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का 15 NH4Cl, एक में लाइट आइसोटोप लिया था, लाइट नाइट्रोजन लिया था जिसमें NH14Cl था। दोनों में इकोलाई को ग्रो कराया, एक में डीएनए हैवियर होगा, एक में डीएनए लाइट आए। ठीक है, उन्होंने हैवी मीडियम से इकोलाई को ट्रांसफर कर दिया लाइट मीडियम में, ग्रो करा के डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन करा इन सीजियम क्लोराइड, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया। क्लियर? Yes, sir. और ये मेथड कहा गया सेमी Semi-conservative replication. रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात सब? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, फिर कल आगे पढ़ते हैं, है ना? थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank वेलकम।